खालसा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज कविता का ये 43वां सत्र है। हर बार हम 4 कवि प्रस्तुत करते हैं, तो इस बार आपको 3 दिख रहे हैं, तो इसलिए कि चौथी कवियत्री आने को है। तो मैं तब तक बोलता रहूँगा जब तक वो आ ना जाए, और इसलिए नहीं कि मुझे बोलने का शौक़ है, पर इसलिए कि बोलना मजबूरी है। पर बहरहाल हिंदी में कविता के सार्वजनिक पाठ की प्रथा धीरे धीरे कम हो गई। एक ज़माने में हमारे बहुत सारे बड़े कवि सम्मेलनों में भाग लेते थे, पर धीरे धीरे वो कवि सम्मेलनों की हालत इतनी ख़राब हो गई। मैं जब दिल्ली नया आया था, हाँ तो ये कितने बरस पहले की बात है, जब मैं 1992 में यहाँ आया, यानी अब कितने बरस हो गए, 34 बरस हो गए। तो एक यहाँ दिल्ली क्लॉथ मिल है, DCM, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध कवि सम्मेलन होता था, और 1-2 बार उनकी चिट्ठियाँ मुझे भोपाल भी आई थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो जब मैं यहाँ आया तो उसके जो आयोजक थे, विनय भरत राम, वो खुद शास्त्रीय संगीतकार थे, तो मैं उनको जानता था, वो उन्होंने रविशंकर वगैरह से सीखा था, और मुझे ये पता नहीं था कि वो इसके आयोजक हैं। तो फ़ोन करके मेरे पास आए कि हमने आपको निमंत्रण भेजा है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, बोले नहीं, अगर कुछ पैसे ऐसी की बात है तो हम बताइए। हमने कहा नहीं, पैसे ऐसी की बात नहीं है, आपने गज़ल गायकों को बुलाया है और हम ध्रुपद गाते हैं, तो अब गज़ल गायकों की महफिल में ध्रुपद वाला क्या करेगा। तो बहरहाल वो चूँकि शास्त्रीय संगीतकार थे तो समझ गए। उनका नहीं, मैं समझता हूँ, ठीक है आप। तो बहरहाल हम लोगों ने ये प्रयोग मध्य प्रदेश में बरसों किया कि फिर भी आज की कविता, जो अधिकांशतः छंद मुक्त कविता है, अगर वो समझदार, और यहाँ तो समोसेदार भी श्रोता हैं, वहाँ इतनी सुविधा नहीं थी कि हम इतने समोसे वगैरह खिला सकें। और हमारे श्रोताओं में 4 समोसे खाने वाले, 3 समोसे खाने वाले, 2 खाने वाले और 1 खाने वाले, 4 तरह के कोटियाँ हैं। उनमें से जो 4 खाते हैं वो सबसे पहले निकल जाते हैं, पर बहरहाल। तो उस ज़माने में हम लोग 4-4 घंटे का कविता पाठ हुआ है, और 100-150 लोग भरी ठंड में, और वहाँ कुर्सियाँ भी, हमारे पास उस समय कला वीथिका थी लेकिन उसमें कुर्सियाँ नहीं होती थी, तो फर्श पर बैठकर कविता पाठ सुनते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि विजय देवनारायण शाही कविता पढ़ रहे थे, और श्रोताओं में कुमार गंधर्व थे जो नीचे बैठे हुए थे, और चूँकि वो बहुत अच्छी पाठ करते थे, विजय देवनारायण शाही, उनकी बड़ी गूंजती सी आवाज़ थी, तो वो जो बैठे थे कुमार गंधर्व, वो करीब जब 2:30 बजने लगा, तो शाम को उनका गाना था, तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ, तो मैं सरक के उनके पास गया कि कुमार जी आप चाहें तो चल के आराम करें, आपको नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अब आप देखिए क्या दृश्य था। राम कुमार के चित्र लगे थे,
कुमार गंधर्व फर्श पर बैठे थे, विजय देवनारायण शाही कविता पढ़ रहे थे। दिल्ली में ऐसा करना संभव नहीं है। दिल्ली कुछ ज़्यादा ही परिष्कृत है, कुछ ज़्यादा ही असभ्य है, कुछ ज़्यादा ही अभद्र है, इत्यादि इत्यादि, ज़्यादा ही आक्रामक है, लोगों के पास फुर्सत नहीं है। तो हमने फिर भी ये प्रयोग शुरू किया और इसमें लगभग 125 कवि अपनी कविताएं पढ़ चुके हैं। आज जो 4 कवि पढ़ने जा रहे हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, वो मुझसे भी वरिष्ठ हैं, वो हैं सौमित्र मोहन। आइए आइए, आपकी भूरी भूरी निंदा की जाती है। स्वीकार है। वो मुझसे 2 साल से थोड़ा कम बड़े हैं। उनसे मेरा संबंध बहुत पुराना है। वो जिस आंदोलन से जुड़े थे, कविता आंदोलन, उसका मैं घोर निंदक था, पर उनकी कविता का प्रशंसक था। तो उनका पहला कविता संग्रह पहचान सीरीज में 1972 में छपा था, जिसका संपादन और प्रकाशन मैं ही करता था, चाकू से खेलते हुए। फिर उनकी जो लंबी कविता, जो हिंदी की लंबी कविताओं में बहुत प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, लुकमान अली, वो 1978 में प्रकाशित हुई। 68 में, हाँ वो तो, हाँ हाँ हाँ। और फिर उन्होंने अपनी सारी कविताओं को आधा दिखता वो आदमी एक संचयन कर दिया, जिसमें कुल 150, लगभग 150 कविताएं हैं, 149 कविताएं। और ऐसा संयम, अपनी कविताओं का ऐसा आत्मालोचक संयम कवियों में दुर्लभ है। हर कवि समझता है जो भी उसने अल्लंघन वो सब आ जाए, अगर वैसे नहीं आ जाए तो संपूर्ण रचनावली में आ जाए, जीवन में रहते नहीं आ जाए तो मरने के बाद आ जाए। इसको इतना संयम दिखाया है कि उन्होंने कहा कि बस इतनी ही कविताएं, इसी से आप पढ़िए, इसी से खुश रहिए या उदास रहिए, जो भी करना चाहें। दूसरे कवि हैं ब्रज रतन जोशी, जो बीकानेर से आए हैं। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, भाषा एक सराय है और प्रेम कसौली है। उन्होंने और बहुत सारे काम भी किए हैं, तो उनका जिक्र यहाँ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम तो कवि को सुनने आए हैं, जो बाकी और काम करने वाले हैं वो करते रहें। एक पत्रिका है मधुमती, जिसका भाग्य ऐसा है कि बीच बीच में उसका कोई एक संपादक अच्छा आ जाता है, तो थोड़े दिन वो अच्छी निकलती है और फिर ख़राब निकलने लगती है। हिंदी में ख़राब पत्रिकाओं की संख्या बहुत बड़ी है, और उनमें से अधिकांश उन इदारों से प्रकाशित होती हैं जो सरकारों द्वारा पोषित हैं। तो बहरहाल, तो इन्होंने मधुमती का संपादन किया, तो थोड़े दिन मधुमती चमकी और फिर वापस गर्त में चली गई। आलोक कुमार मिश्र, उनका एक बाल कविता संग्रह है, क्यों तुम सा हो जाऊं मैं, और शैक्षिक मुद्दों से जुड़ी हुई कविताओं का संग्रह है। पर उनका जो नवप्रकाशित काव्य संग्रह है पोटली के दाने, वो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अब वो दिल्ली में रहते हैं ना, हाँ दिल्ली में। और आखिर में देर से आने वाली बहुनिंदित शिवांगी गोयल हैं, जो तमाम हिंदी प्रदेश में घूमती रही हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब इलाहाबाद में अंग्रेज़ी साहित्य में शोध कर रही हैं। उनका एक कविता संग्रह हज़ारों निशान वाणी प्रकाशन से निकला है। अब खेल का नियम ये है कि हम उल्टे चलेंगे, यानी मिश्र जी पहले पढ़ेंगे, फिर शिवांगी गोयल पढ़ेंगी, फिर ब्रजरतन
जोशी पढ़ेंगे और फिर सौमित्र मोहन पढ़ेंगे। अब मैं ये क्रम बताने आऊँगा नहीं, अब मैं श्रोता की तरह बैठ जाऊँगा और आपको बर्दाश्त करूँगा। बहरहाल करना ये है, आपको ये बाधा नहीं होगी सौमित्र मोहन को, क्योंकि वो बहुत कम कविता पाठ करते हैं, तो इसलिए ये अवसर उनको अच्छी तरह से सुनने का है। बाकी 15 मिनट के अंदर, और मैं फिर याद दिला दूँ, बार बार कहता रहा हूँ, हमारे एक अध्यापक थे 9वीं क्लास में, तो हम उन दिनों वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेना शुरू किया, तो कहते थे कि अगर तुम अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। तो बहरहाल हम तो आपको 15 मिनट दे रहे हैं, इसलिए 15 मिनट में, और शुरू करते हैं मिश्र जी से। आइए। शुक्रिया सर। तो मैं अपनी सारी कविताएं अपने सद्य प्रकाशित किताब पोटली के दाने से ही पढ़ूंगा, सर ने जैसा कि बताया आपको। पहली कविता, इन दिनों। अब क्षमा एक अस्त्र है, अब क्षमा एक अस्त्र है जिससे काटी जाती है विद्रोह की धार। दया भी एक तकनीक है इन दिनों जो रौंद देती है संभावनाओं की फसल। विनम्रता अक्सर बन जाती है घमंड का संयत आवरण, और मौन क्रूरता के मैदान पर छाया अभेद्य कुहासा, जिसमें भटकते हैं शब्द लिए बिना कोई मर्म या बिना किसी अर्थ। चीखता है एक निस्सहाय इंसान तो हंसती है करुणा। नशे में धुत पृथ्वी घूमती है इन दिनों, बड़बड़ाता है बेवजह बेहिसाब झल्लाया सा आकाश। बस स्मृतियाँ बरसती हैं बर्फ़ के फाहों सी घायल वर्तमान के सीने पर। बस स्मृतियाँ बरसती हैं बर्फ़ के फाहों सी घायल वर्तमान के सीने पर। दूसरी कविता, सुकामना। उस शहर में रहना चाहता हूँ उस शहर में जहाँ साइकिल देखकर रुक जाती हूँ मोटर गाड़ियाँ अदब से। उस शहर में रहना चाहता हूँ जहाँ साइकिल देखकर रुक जाती हूँ मोटर गाड़ियाँ अदब से। प्रेमी जोड़ों को देखकर मुस्कुरा उठते हों बूढ़े और भर जाते हों किसी मीठी स्मृति की गंध से। रहना चाहता हूँ उस शहर में जहाँ गरीब से गरीब की आँखों में भी झलकती हो 2 जून के रोटी की आश्वस्ति। जहाँ अमीर भरे हों कृतज्ञता से खरीदते हुए सुख सुविधाएं किसान और धरती के प्रति। उस शहर में बसना चाहता हूँ जहाँ मैसर हो कम से कम इतना एकांत कि कवि कविताएं लिख सकें और रो सके कोई भी मन भर। जहाँ बदतमीजी ना हो, और हो भी तो कोई ना कोई रोक सके हर बार आगे बढ़कर। बसना चाहता हूँ ऐसे शहर में जहाँ इंसान की पहचान महज उसके इंसान होने से हो। धर्म की आयतें श्लोक वाणी सब ईश्वर की नहीं आदमी की बाँह गहती हों। मृत्यु शालीन हो और ज़िंदगी की लगती हो। कोई बताए कहाँ है ये शहर, कोई बताए कहाँ है ये शहर। शुक्रिया। एक और कविता, बहिर्गमन। सुरक्षाएं पैदा कर रही हैं अपराध बोध। धकेल रहा है किसी अंधेरी खाई में ये श्रेष्ठता का दंभ। बजबजा रहा है सम्मान मन में बरसों से जमा हुए मवाद की तरह। चहुँ ओर पसरा अपनापन भी डरा रहा है अब। मेरे स्वधर्मियों स्वजातियों स्वलिंगियों बख्श दो मुझे। मेरे स्वधर्मियों स्वजातियों स्वलिंगियों बख्श दो मुझे। मनुष्यता की चौहद्दी से दूर तुम्हारी आराम गाहों में पसरी अय्याश मूर्खताओं का शोर मेरी नसों में दौड़ रहा है बनकर जहर। मैं नहीं चाहता तुम्हारी दुनिया में अपनी निष्कंटक उपस्थिति। हर एक के लिए हाथ में थामे कसौटियों का पुलंदा। तुम सब दिख रहे हो मुझे राजदंड थामे उस निर्दयी राजा की तरह जिसे अतीत ने लटका दिया था किसी चौराहे पर मारकर उल्टा। और तुम हो कि कैद हो सदियों से अपनी ही छवि में घिन आती है तुम्हारे इस माया लोक से मुझे। निकल रहा हूँ मैं बचते बचाते इस सुनहरी कालीन बिछी दुनिया से। दबी है जिसके नीचे तुम्हारी ही आत्मा की लाश और उगी है जिस पे निष्ठुर छद्मता की घास। लो थाम हो तुम अपनी धर्म ध्वजा मुझे पतित होने दो। लो थाम हो तुम अपनी धर्म ध्वजा मुझे पतित होने दो। मैं चाहता हूँ
तुम पहचानो मुझे अपनों सा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम पहचानो मुझे अपनों सा नहीं, बल्कि ऐसे जैसे पहचानते हो भीड़ में किसी मुसलमान को, ऑफिस में अपने ही सहकर्मी दलित को, विकास के राजपथ पर कांटों की तरह चुभते आदिवासी को, अपनी हवस भरी आँखों से किसी स्त्री को। जानता हूँ मारा जाऊँगा, पर क्या ये कम है कि तुम में से एक न कहलाऊँगा। पर क्या ये कम है कि तुम में से एक न कहलाऊँगा। आजकल बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है और इस पे कविताएं बहुत लिखी गई हैं। बेरोज़गारों के ऊपर लिखी गई हैं और उन्होंने खुद लिखी हैं। पर बेरोज़गारों से जुड़े हुए जो घनिष्ठ संबंध हैं, उनके माता पिता, बच्चे, उनके जीवन को थोड़ा सा मैंने इन कविताओं के माध्यम से कोशिश की है। छोटी छोटी कविताएं हैं। बेरोज़गार पिता के बच्चे। बेरोज़गार पिता की बेटी देखती है तारों भरे आकाश को। बेरोज़गार पिता की बेटी देखती है तारों भरे आकाश को, न जाने किस तरह से कि आकाश बन जाता है एक बगीचा, तारे उसमें लटक रहे फल और खिलौने। बेरोज़गार पिता की बेटी खुश होकर उछलती है, लपकती है एक टूटते तारे को पकड़ने और गिरती है औंधे मुँह। उसके गिरते ही धरती बन जाती है एक ब्लैक होल, जिसमें समा जाते हैं सभी फल और खिलौने। जिसमें समा जाते हैं सभी फल और खिलौने। दूसरा हिस्सा इसका। बेरोज़गार पिता का बेटा देखता है रोज़ एक सपना। बेरोज़गार पिता का बेटा देखता है रोज़ एक सपना कि उसके पिता जा रहे हैं काम पर और लौट रहे हैं वहाँ से कंधे पर लटकाए एक भरा हुआ झोला। बेरोज़गार पिता का बेटा लहक कर लपकता है उस तक, पर वह झोला है या कोई झोल कि लपकते ही वह और सपना दोनों हो जाते हैं गोल। कि लपकते ही वह और सपना दोनों हो जाते हैं गोल। बेरोज़गार संतानों के बूढ़े पिता। कुछ बूढ़े बने ही रहते हैं आजीवन जवान, अमरत्व के किसी वरदान से नहीं, बस हर सुबह शाम बनी ही रही मजबूरियों की बूटी निगल कर। ज़िंदगी उनके लिए दरअसल एक भारी पहाड़ होती है, जिसे ढकेलने, खिसकाने, तोड़ने में वे जुटे ही रहते हैं। जवान बेरोज़गार संतानों के बूढ़े पिता कुछ ज़्यादा ही पिता होते हैं। जवान बेरोज़गार संतानों के बूढ़े पिता कुछ ज़्यादा ही पिता होते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की बहती नदी कभी सूखती तो नहीं, हाँ रोज़ कुछ सिकुड़ती ज़रूर है जब भी उसमें उतरती है अपने बेरोज़गार संतानों की छवि। जितनी तड़फ, जितनी शिद्दत, जितना बोला, जितनी नाउमीदी भेदती जाती है घर के ज़र्रे ज़र्रे में, उतनी ही खींच कर सीधी करते हैं वे बूढ़े अपनी झुकती रीढ़ की हड्डी। तानते हैं आशाओं और आशीषों की और घनी छाया। वे घर में ज़्यादा टिकते हैं, वे घर से ज़्यादा टिकते हैं खेतों में, ऑफिस में, दुकान में, चाय या पान की गुमटी में। उन्हें उपजाना होता है और अन्न, कमाना होता है और पैसा, लगाना होता है और जोर, जीना होता है और कई बरस। अपने लिए नहीं, अपनी बेरोज़गार संतानों को टूटने से बचाने के लिए, ज़िंदगी में कभी हार न मानने का फ़लसफ़ा बताने के लिए। वे अक्सर दोहराते हैं अपने दुर्दिनों की कहानी। गोया केवल यही मुश्किल दिन नहीं काटे उन्होंने, वे सुनाते हैं अपने पिता और उनके भी पिता के किस्से कि कैसे मुश्किलें थीं उनके भी हिस्से। ऐसे बूढ़े पिता अक्सर निहारते हैं सूनी आँखों से आसमान, ढूंढते हैं उसमें अपने खो गए सपने। वे महीनों नहीं टिकाते नज़र अपनी बेरोज़गार संतानों के चेहरे पर, क्योंकि उन पर दिखती है उन्हें अपने सपनों की टंगी लाश। लाचारी से उन्हें सख्त नफ़रत होती है। मर मर कर भी मरना मुलतवी रखते हैं बेरोज़गार संतानों के बूढ़े पिता। मर मर के भी मरना मुलतवी रखते हैं बेरोज़गार संतानों के बूढ़े पिता। जब 15 मिनट हो जाए सर तो इशारा कीजिएगा जी। एक कविता। तुम्हें बस खुद को उबारना है। मत बताना किसी लकड़हारे को जंगल का महत्व। मत बताना किसी लकड़हारे को जंगल का महत्व। उसकी आत्मा ने चखा है जंगलों का स्वाद, वह सखा है जंगल का। हो सके तो लाकर देना उसे नई कुल्हाड़ी। नए जंगल उगाना तुम्हारा काम है। किसी मछुआरे को मत देना जीव हत्या के पाप का प्रवचन। दे सकना तो लाकर देना उसे फटते जाल के बदले कोई नया जाल। छटपटाता है समंदर, तड़पती हैं मछलियाँ, एक दिन भी ना पाकर उसे। उस दिन समंदर आ बसता है उसकी आँखों में और मछलियाँ तैरने लगती हैं उसके सपनों में। तुम्हारी धर्म की जद से बाहर हैं कई सभ्यताएं, उन्हें बाहर ही रहने दो।
तुम्हारे धर्म की जद से बाहर हैं कई सभ्यताएं, उन्हें बाहर ही रहने दो। किसी बच्चे से मत लेना उसे दिए 10 रुपये जेब खर्च का हिसाब, उसकी तुम्हारी जोड़ तोड़ की मंशा से परे खर्चा होगा उसने दुनिया खूबसूरत बनाने में। उसने खाई होंगी मीठी गोलियां दोस्तों के साथ, उछाला होगा एक सिक्का गली के मुहाने पर बैठी बुढ़िया की ओर। खरीद कर अर्पित किए होंगे कुछ कंचे धरती माँ को भी। ध्यान रहे तुम्हें दूसरों को नहीं बस खुद को उबारना है, तुम्हें दूसरों को नहीं बस खुद को उबारना है। तो अब एक दो छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूँ, 1-2 मिनट है। एक छोटी कविता थी, मिल जाए तो सुनाता हूँ। एक आज हमारे यहाँ लाइट गई थी 1 घंटे, तो उसमें थोड़ा सा समय मिला, तो जैन जी ने बड़ा हलचल मचाया आजकल, तो उनके ऊपर 1-2-4 लाइनें मैंने लिखी आज ही। जब थे हम भय से छू मंतर, जब थे हम भय से छू मंतर, वो सब बन गए जंतर मंतर। सत्ता की शक्ति के आगे रख गए वो गांधी का जंतर, सत्ता की शक्ति के आगे रख गए वो गांधी का जंतर। हम समझ रहे थे खुद को सब, हम समझ रहे थे खुद को सब, वे बता गए खुद से अंतर। हंस हंस कर सत्याग्रह कर गए और खींच गए जुल्मी का हंटर। जो घूम रहे थे बने सिकंदर, उन्हें घोषित कर गए छोटा बंदर, उन्हें घोषित कर गए छोटा बंदर। तो ये आज लिखा था मैंने, तो मुझे लगता है 1-8 मिनट है, तो एक कविता लास्ट और सुना देता हूँ। कल जब उठे बच्चे, कितना अच्छा हो कि जब रात सोऊं और उठूं कल सुबह, तो मेरे साथ ही आंखें मलते उठें अपने बिस्तरों से यूक्रेन के भी बच्चे, फ़िलिस्तीन के भी बच्चे, ईरान के भी बच्चे, आर्मेनिया, सोमालिया, कोसोवो के भी बच्चे, बल्कि सारी दुनिया के बच्चे। उन्हें उठते ही हड़बड़ी हो स्कूल जाने की, दोस्तों से मिलकर बतियाने की, हल्की चिंता हो स्कूल पहुंचकर पढ़ने की और पढ़ते पढ़ते खेलने की। याद आ जाए खेलते हुए कुछ मन का खाने की और खाते हुए किसी नदी में नहाने की। स्कूल से घर लौटते हुए वे किसी बाग में ठहरें, फूलों को निहारें, तितलियों को पकड़ने दौड़ें, लड़ पड़ें छोटी सी बात पर और फिर सुलझाते हुए उसे हंस पड़ें। घर पहुंचते ही टूट जाए उनके हाथों घर की कोई चीज़ और डांटें उनकी माएँ। फिर कुछ देर बाद सजल आँखों से वे ही उन्हें मनाएं। पिताओं से जिद करें बच्चे कंधे पर बैठकर बाज़ार जाने की, खिलौने खरीदने की, कुल्फ़ी खाने की। वे दौड़ें तो दिशाएं छोटी पड़ जाएं, गिरें तो धरती उन्हें सहलाए। बादल पैरहन हो उनकी और सारे पेड़ बन जाएं दादा दादी, नाना नानी। कदमों की धुन में हवाएं बदल जाएं। जब बच्चे सोकर उठें तो उन्हें बमों की नहीं चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे। उनके घर मलबे से नहीं खिलौनों से भरे मिलें। लाल का कोई भी मतलब खून ना हो, भले फूल झंडा रंग कुछ भी हो, भले फूल झंडा रंग कुछ भी हो। तो शुक्रिया, मुझे लगता है मैंने समय अपना ले लिया है। थैंक यू। सबसे पहले तो देर से आने के लिए माफ़ी, लेकिन इसमें मुझसे ज़्यादा गलती बारिश की थी। हाँ। पहली कविता का शीर्षक है जीवन साथी के लिए। मैं दुनिया की शुरुआत से पहले तुम्हारे गर्भ में थी। मैं दुनिया की शुरुआत से पहले तुम्हारे गर्भ में थी। तुमने अपने खून से सींचा है मुझे। औरत होने का अभिशाप ये है कि मैं गर्भ से नाता तोड़कर आज़ाद होना चाहती हूँ। तुमने मुझे आकार दिया, ज़िंदगी दी। तुम मेरी आँख देखकर मेरी आदिम भूख समझ जाते हो मेरे रोने से पहले। तुम्हें मेरी आदत पता है, फितरत पता है, पर तुम रोकते नहीं। तुम्हें मेरी फिसलन पता है, पर तुम संभालते नहीं। वशीकरण के सारे तंत्र जानते हुए भी तुम मुझे कैद नहीं करते। तुम मेरा चेहरा देखकर मेरी मक्कारियाँ समझ लेते हो। तुम बता देते हो कि मैं इन दिनों किसके प्रेम में हूँ। तुम दूसरे पुरुष हो, मुझे आश्चर्य होता है। तुम्हें मेरी माँ होना चाहिए था। दूसरी कविता का शीर्षक है कान्हा राधा रुक्मिणी। कान्हा, मैं कभी तुम्हारे साथ अकेली नहीं हो पाई।
हमेशा कमरे में मैंने राधा को तुम्हारे साथ महसूस किया है। हमारे सहवास में वह किसी खिड़की से देखती है या कभी बिस्तर के मुहाने पर आ बैठती है। मेरे पाँव में जब तुम आलता लगाते हो तो तुम्हारे साथ साथ उसकी भी उंगलियां स्पर्श करती हैं मुझे। तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ तो एक और उसके लिए भी निकाल देती हूँ। मेरे सबसे एकांत क्षण में वो मेरे झूले पर आ बैठती है और मेरे साथ पींग मारती हुई तुम्हारा नाम लेती है। कभी तो लगता है वो मेरे अंदर आ गई है और मेरे होठों से तुम्हारा चुंबन ले रही है। जिस दिन मैंने तुमसे सवाल पूछा था कि क्यों छोड़ा है राधिका को अकेली, क्या उसकी याद नहीं आती? यकीन मानो वह सवाल मैंने नहीं, उसी ने किया था। मुझे तो पता है कि तुम उसे साथ ले आए हो, उसी पगली को नहीं पता है। मुझे तो वो पराई भी नहीं लगती, अपनी लगती है, उतनी ही जितने तुम अपने लगते हो। जब तुम गहरी नींद में मेरा हाथ पकड़कर रुक्मिणी की जगह राधा बोलते हो तो यकीन मानो हम दोनों एक साथ रोती हैं। तीसरी कविता का शीर्षक है बच्चियों की इज्जत। माँ समझाती थी जवान लड़कों से दूर रहो। वह कहती थी देह देह को जगाती है, जवान देहों में आग होती है, आग सब कुछ जलाती है। एक और माँ थी और एक ट्रेन के सफ़र में अपनी बच्ची को एक समझदार बुज़ुर्ग के पास बैठा गई थी। चढ़ती रात के पहर बच्ची ने नींद से झांका तो बुज़ुर्ग के हाथ उसके सीने पर सांप की तरह चल रहे थे। सांप उसकी देह को जकड़ रहे थे, आत्मा को डस रहे थे। 13 साल की बच्ची के सीने पर इतने सारे सांप। माँ ने समझाया था बुज़ुर्गों की इज्जत की जाती है। पता नहीं बुज़ुर्गों को कौन समझाएगा कि छोटी लड़कियों की भी इज्जत की जाती है। अगली कविता का शीर्षक है कवि से मिलना। मिलने जाओ तो कवि से नहीं, उसकी कविता से मिलने जाओ। कवि तुम्हें निराश भले कर दे, उसकी कविता के निराश करने के आसार अपेक्षाकृत कम हैं। बार बार पढ़ने से कविता याद हो जाती है, कवि विस्मृत। मिलने जाओ तो कवि को मिले पुरस्कार भले ना देखो, उसका अंतर्मन देखो, खाली झुलसा हुआ। मुमकिन है अभी मुस्कुरा के कविता सुना रहा कवि पिछली शाम भगदड़ में मरे लोगों को याद करके रोया हो। मुमकिन है उसे वो सारे पुरस्कार खोखले लग रहे हों और अपने सम्मान में रखी गई गोष्ठी एक प्रवंचना। मिलने जाओ तो कवि की तारीफ मत करो, उसके दुख सुनो जो वो किसी से नहीं कह रहा, उसके दुख जो उसकी भाषा में पड़े हैं कहीं परित्यक्त। अगली कविता का शीर्षक है मणिकर्णिका। काश काश की मणिकर्णिका घाट पर एक शाम किसी चिता के पास बैठे हम दोनों चिता से उठता धुआं देखते, एक साथ हाथ पकड़कर महसूस करते कि खाक हो जाना क्या होता है। उस पल की मजबूती और कमज़ोरी शब्द नहीं बयां कर सकते। वो आग की लपटें जो सब कुछ जला देने की कुव्वत रखती हों, उनके सामने खुद को जलने देना अपने सुकून की बाहों में क्या अलग ही जायका देता होगा ना। यूं भी मैंने हमेशा महसूस किया है कि तुम मणिकर्णिका से पावन हो। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे या तो गंगा होना पड़ेगा या मुर्दा। और सर
इस कविता का शीर्षक है अनचिन्हे पिता। पिताओं का रंग पक्का ही रहा। दादियाँ बताती रहीं कितने सुकुवार थे वो अपने बचपन में, किसी राजे रजवाड़े के खानदान सरीखे। इतने नाजुक पैर कि छिल छिल जाते थे ज़मीन पर। ऐसा साफ रंग कि रोज़ नज़र लग जाती थी। परीछ के जलाने के लिए लौंग तैयार रखनी पड़ती थी हमेशा। उनकी यादों में पिता एक शैतान बच्चे थे जो दादियों की पूजा भंग करने राक्षस बन के आते और मिश्री चुरा के भाग जाते, या अपने छोटे भाई पर रौब जमाते, दूध पीने के लिए झगड़े करते, चीनी चुरा के फांकते चाचा के हाथ में एक मुट्ठी नमक भर देते, या पतंग उड़ाने की डांट से बचने दादा से डरे छत से कूद जाते। कभी बर्फ़ के गोलों से बंदरों को भगाते, कभी बुआ की एक चोटी काट लेते। हम बच्चों ने देखे ही नहीं ऐसे पिता। हमने देखे 4 पैंट शर्ट का सेट बदल कर पहनने वाले, जिनके पाँव 2 जोड़ी चप्पलों में बेतरह घिसे हुए खुरदुरे मिट्टी भरे हैं। हमने जाने गंभीर समझदार पिता जिन्हें सही गलत पता है, जो गलती होने पर गुस्से से मूक हो जाते हैं, जिनकी शरारती मुस्कान एक आश्चर्यजनक घटना है, जिन्हें हमने रजवाड़े के करीब कम, गरीबी के करीब अधिक पाया। पिताओं की आँख में बचपन की कोई स्मृति नहीं, बस दुख है। जिम्मेदारियां निभाते थक चुके हैं वो। धूप उनकी त्वचा का एक हिस्सा हो चुकी, उस साफ रंग तक पहुंचने नहीं देती जो कभी नज़र लगने का सबब रहा होगा। धूप उनको नज़र लगने से बचाती रही। हम बच्चे देख ही नहीं पाए सुकुवार पिताओं को दादियों की कहानियों के बाहर। हम बच्चे देख ही नहीं पाए सुकुवार पिताओं को दादियों की कहानियों से बाहर। हमने जाना बस पिता का पक्का रंग, स्याह मजबूत देह, और हमारे लिए रोज़ घिसता होम होता उनका जीवन। हमें यह तक नहीं पता उनके बचपन की सबसे सुंदर स्मृति क्या है, उनके बचपन के सपने क्या हैं, उनकी आँखों में कितनी नींद है, उनका आज का रक्तचाप क्या है, उनके जीवन में कितने दिन बचे हैं। और अभी अंतिम कविता छोटी सी है, इसका शीर्षक है रोटियां। दहेज में कार लिए बिना ससुराल आई लड़की किचन में रोटियां बना रही है। दहेज में कार लिए बिना ससुराल आई लड़की किचन में रोटियां बना रही है। सास अपने बेटे से कुछ बुदबुदा रही है। रोटियां चिल्ला रही हैं, जलना मत। शुक्रिया। आप सबको प्रणाम। मेरा यह संक्षिप्त कविता पाठ रजा परिवार, जिनकी वजह से कविता की अलग जगी है ये और जारी रहेगी, और आप सब कवि प्रेमियों के नाम। कभी नामों से तो कभी वचनों से बांधना। कविता का शीर्षक है संबंध। कभी नामों से कभी वचनों से बांधना और समझना चाहा हमने संबंधों को, पर वे तो बिन पते के घरों की तरह थे। जो निकले होते हैं अपनी यात्रा पर, जहाँ रोशनी थी लेकिन दिए का तेल किसी और ने संभाल रखा था। जहाँ रोशनी थी लेकिन दिए का तेल किसी और ने संभाल रखा था। पास जरूर दिखाई देते थे, जैसे नदी के किनारे होती है सदैव नाव। अपने अपने भीतर तैरता रहता हर कोई।
बस याद यह नहीं रहता कि किनारा होना सदैव सहारा नहीं होता। संबंधों में अक्सर एक दूसरे से कम अपनी आदतों से अधिक करते हैं प्रेम हम। फिर क्यों नहीं रहेगी एक चिरपरिचित थकन, हर विदाई में एक अकारण उपजा अपराध बोध। रिश्ते शीशे की तरह नहीं टूटते, बस धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं। आदमी खुद को देखते देखते पहचानना ही भूल जाता है। मौन हमारा भीतर ठहरा रहता है, जैसे किसी बंद मंदिर की घंटी जो कभी बजती तो नहीं, पर उसकी प्रतिध्वनि दिन भर पीछा जरूर करती रहती है हमारा। बेचैनी। तुम्हें बताऊं तो लग सकता है कि मैं शिकायत कर रहा हूं, न बताऊं तो भीतर कुछ और ढह जाएगा। मेरी बेचैनी किसी बंद कमरे में घूमती हवा जैसी है। मेरी बेचैनी किसी बंद कमरे में घूमती हवा जैसी है, जो खिड़की जानती ज़रूर है पर उसके लिए बाहर जाना संभव नहीं है। कई बार शब्द कांपते हैं अपने अर्थ में, कई बार शब्द कांपते हैं अपने अर्थ में। भीतर कई आवाज़ें हैं जिनके पास अपना अपना गला तो है पर भाषा नहीं। उनकी दीवारों पर नाखूनों से नहीं, स्मृतियों से पड़ रही है खरोंचें। किसी सूखे तालाब के पास बचा है अब भी एक किनारा, पर पानी की याद भीगने से ज़्यादा जला देती है। कहना तो चाहता हूँ थाम लो, कहना तो चाहता हूँ थाम लो, पर यह वाक्य अक्सर स्वयं से लड़ते हुए गिर पड़ता है। बेबस भर इतना कर रहा हूँ कि मेरी आत्मा अपने ही बोझ से धीरे धीरे झुक रही है। अगर तुम बैठे साथ तो चाहे कुछ और हो न हो, यह बदल सकता है टूटना झुकने में ज़रूर। ध्वनि को केंद्र में रखकर कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं। जब थी मैं नहीं था कोई अर्थ, जब थी मैं तो नहीं था कोई अर्थ, गूंज थी केवल टकरा कर लौटती जो किसी गिरती पत्थर की तरह। न था कोई मुझसे पहले व्याकरण, सांस थी बस, नाम से मुझे पकड़ा गया और कहा अब तुम शब्द हो। मैं क्योंकि पकड़ी गई नहीं रही अब स्वतंत्र। दूसरी, मैं फिर से अनाम हो जाती हूँ समय के पार, मैं फिर से अनाम हो जाती हूँ समय के पार। न भाषा न गीत, बस किसी पुराने घर के दरवाजे का खुल जाना अपने आप चुपचाप। अर्थ को लेकर कुछ बात। नहीं खोजते अर्थ हम तो बस जीते हैं, नहीं खोजते अर्थ हम तो बस जीते हैं। बीज का अर्थ फसल नहीं भविष्य है, बीज का अर्थ फसल नहीं भविष्य है। जब तुम कहते हो विकास तो मुझे सुनाई देता है विस्थापन, जब तुम कहते हो विकास तो मुझे सुनाई देता है विस्थापन। तुम्हारा शब्द हमारी ज़मीन के साथ बहुत भारी पड़ता है हमारे जीवन पर। सीखे मैंने तर्क, पहले कानून और बदल गया फिर आदेशों में। अब जो कहता हूँ मैं वही सही है, शेष गलत। ध्वनि कांपती है पर मैं स्थिर रहता हूँ, ध्वनि कांपती है पर मैं स्थिर रहता हूँ, क्योंकि सत्ता को मृत अर्थ पसंद है, जिंदा सवाल नहीं। चला जाना चाहता हूँ शांति से, तुम बार बार निष्कर्ष बना देते हो। चला जाना चाहता हूँ शांति से, तुम बार बार निष्कर्ष बना देते हो। मृत्यु पर भी थोपते हो अपना अर्थ,
मृत्यु पर भी थोकते हो अपना अर्थ, जैसे रह गए हो अभी भी कुछ अधूरा। भाषा का आत्मद्रोह। वर्दी सिल ली है मैंने सरकारी शब्द औपचारिक वाक्यों की। वर्दी सिल ली है मैंने सरकारी शब्द और औपचारिक वाक्यों की। भीतर अब कोई हकलाहट नहीं, नहीं कोई असमंजस। पर रात में जब सो जाते हैं शब्द तो अपने ही व्याकरण से डर जाता हूं मैं। समय के संकेत। दोष मत दो मुझे, दोष मत दो मुझे, मैं तो बस गुजरता हूँ, मैं तो बस गुजरता हूँ। जो टिक नहीं पाया मेरा नहीं तुम्हारा था, जो टिक नहीं पाया मेरा नहीं तुम्हारा था। मैंने ध्वनि को घिसा, मैंने ध्वनि को घिसा, अर्थ को थकाया और भाषा को अभ्यास बनाकर छोड़ दिया। प्रश्न, अगर सब मिट ही जाना है तो फिर लिखना क्यों? अगर सब मिट ही जाना है तो फिर लिखना क्यों? इसलिए कि मिटते हुए भी कुछ सुनाई देता है, कि मिटते हुए भी कुछ सुनाई देता है। और अगर यह सुनना टाल देता है मृत्यु को कुछ देर तक, तब एक सीरीज है मैं और है, उसमें से एक कविता सुना देता हूँ। मैं एक सांस हूँ, मैं एक सांस हूँ जो अपने भीतर ही ढूंढ रही है अपना अर्थ। और है संसार जो बदलता रहता है हर पल हर क्षण। मैं जानता है को और है अपने को ही बनाए है, पर रखने में मैं अक्सर बदल जाता है के साथ दुख में। मैं चाहता है कि जो है जो भी हो सम्मुख, सब रहे मेरे अनुकूल, जबकि है चाहता है कि मैं उसके मुताबिक हो जाए। मैं भीतर के प्रश्नों की नमी है के पास उत्तरों की कठोर चमक। मैं रुकता है ताकि कुछ समझ सके, है धकेलता है उसे हर बार। मैं भाषा की अनुभव से लेता है आकार और है नियमों में पलता। मैं रिश्तों में अर्थ खोजता है और है उनको भूमिकाओं में बदल देता है। फिर भी जीवन सिर्फ मैं नहीं और न ही केवल है। जीवन दोनों के बीच खींची गई एक पतली सी रेखा है और इस बीच उठती है सांस, वहीं से जन्मती है कविता। स्मृति का झूठ। मैं चुनती हूं, नहीं लौटाती सब कुछ। मुलायम करती हूं दुख को और सुख को बनाती हूं चमकदार। मुझ पर भरोसा मत करना, मैं समय की एक चाल हूं। नदी अब बहती नहीं, नदी अब बहती नहीं, बैठी है स्त्री की तरह, कर रही है अभ्यास चुप्पी का। जल में उसके मछलियां नहीं, तैर रहे हैं सवाल, उत्तर जिनके नहीं आए आज तक किसी किनारे। पुल उसे केवल पार करवाने को नहीं, कंधों पर बोझ हैं उसके बड़े बड़े नामों का। उसके मौन को कहकर विकास दर्ज करते हैं फाइलों में। जानती है वह कि वह सिर्फ पानी भर नहीं है, आदत है समय की जो हर सभ्यता ने कभी न कभी छोड़ दी। सूखती है वह तो दरकती है हमारे भीतर का मर्म भी, और उफन्ने पर लौटाती है हमारे ही किए धरे को हमें। नदी कभी समुद्र में नहीं डूबती, नदी कभी समुद्र में नहीं डूबती, वह हमेशा हमारी स्मृति में डूब जाती है।
बिना किसी अंतिम संस्कार के। आज भी वह केवल बह ही नहीं रही, बल्कि बहते हुए पूछ रही है, बचाने मुझे है कोई शब्दकोश में शब्द तुम्हारे? जरा बताना। और अंत में एक छोटी सी श्रृंखला है, लगभग 1.5-2 मिनट की है ये। मैंने इसको शीर्षक दिया आत्मस्वर। नदी की तरह बहना चाहता था आत्म, और किनारे खींच लाया मैं। बहाव अच्छा लगता है और होता भी है, पर पहचान तो हमेशा किनारों से होती है। नदी रही मौन, भीतर कहीं टकराहट रही गूंजती। दर्पण का प्रश्न। एक दर्पण टांग दिया मैंने और कहा खुद से, इसी में देखो खुद को रोज। आत्म ने देखा भी, पर वहां तो पहले से ही मैं था। दर्पण साफ था, दृष्टि धुंधली। मुखौटा पहने भीड़ में सांस और पहचान आसान नहीं रहती। मेरे कहने पर भी आत्म ने पहना, और पहली बार जाना दम घुटने का अर्थ। मुखौटा हल्का जरूर था, पर उसे उतारने के लिए भारी साहस की जरूरत थी। और अंत की कविता है भाषा का छल। आत्म की खामोशी में सच था। हमने ही दिए शब्द, सिखाया व्याकरण, कहा अब बताओ सबको। सच बोला गया, पर इसी दौरान अर्थ तालियों की तरफ मुड़ गया। नमस्कार। यहाँ उपस्थित युवा कवियों से प्रेरित होकर मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने युवा काल में लिखी कुछ कविताएं सुनाऊं। जो पहला संग्रह है जो अशोक जी ने छापा था, उसी में से ये कविताएं मैं पढ़ूंगा। इन कविताओं का रचना काल है करीब 1962-71, इस बीच की कविताएं, और मेरी उम्र तब थी 25-30 साल। हाँ, तो आपके हिसाब से। दूसरा ये कि ये वो समय था जो साठोत्तरी कविता का समय था। नई कविता बहुत उभार पर और बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर अपने आप को रिपीट कर रही थी। उनके कवियों ने बहुत अच्छी रचनाएं दी, अद्भुत। हमने उनसे बहुत सीखा। लेकिन नई पीढ़ी चाह रही थी कि जो इस समय हो रहा है वो इन कविताओं में नहीं है। तो यही जो साठोत्तरी कविता है, इस तरह से शुरू हुई। दुनिया भर में जो हो रहा था उसके प्रति ये पीढ़ी बहुत सजग थी। एक्सपोजर उसका पूरा था। एक छोटी दुनिया में नहीं थे, बड़ी दुनिया में से अपने लिए अपनी बात कहनी थी, और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। यही संकट भी है और यही सबसे बड़ी ताकत भी है। तो इन्हीं दिनों में आपके जानकारी में है जो चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ। हिंदी में कविता आंदोलन चल रहा था, हंगरी जनरेशन बांग्ला में चल रहा था, गुजराती में रे मठ, और मलयालम में भी उनका नाम मुझे शायद नंगी पीढ़ी या कुछ इस तरह का नाम था। दिगंबर पीढ़ी। कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत उथल पुथल का
बहुत उथल पुथल का समय था और कविता का नया होना ज़रूरी था, जो सहज ही आ गया। तो मैं सोचता हूँ कि उसमें से 3-4 कविताएं उससे मैं शुरू करूँ। शीर्षक है आतंक। अचानक एक आवाज़ होती है, छपा, और संसद के ठीक सामने एक व्हेल मछली आ गिरती है पटरी पर। मेरे लिए सुरक्षा का केवल एक रास्ता था और व्हेल के पेट में घुसकर सुनने लगा था गोलियों की आवाज़, लोकसभा में हंगामा और रेडियो कर्मचारियों के आंदोलन में एक छोटे कद के वक्ता का भाषण। चींटियों की एक लंबी कतार पर झुके झुके मैंने देखा था तुम्हारे बदहवास दौड़ने का अक्स। अभी कितना और चलना है। यह वाक्य प्रमुख हो उठा था पवित्र स्त्री के संदर्भ में और वृक्षों की जड़ें बाहर आकर फैलने लगी थी। शादी बंद दरवाज़ा है। आपकी जो श्रृंखला थी, शादी बंद दरवाज़ा है, जिसमें आदमी के बाल झड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने धीरे से उसके कान में कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है आड़ के सिवा, केवल एक जूता पहने पहने मैं कितना चल सकता था। घड़ी के समय और अव्यतीत मुहूर्त में केवल एक मूक मुद्रा थी लड़की को पटाने की, और चूहा रोटी के इंतज़ार में निर्णय ले रहा था। 8 मन की धोबन स्वांग में प्रेम कर रही थी और नोट छप रहे थे तालियों की आवाज़ पर। व्हेल में सरक रहा था शहर और देश में हड़ताल थी। नौकरी। सुबकते हुए ही उसने देखा था कि एक दीवार उसके सामने से हट गई थी। इसमें एक मैं प्रसंग का जिक्र करना ज़रूरी है। ये श्रृंखला दिवा स्वप्न शीर्षक से है, 17 कविताओं की। क्योंकि ये दिवा स्वप्न है तो इसमें उड़ान बहुत अजीब तरह की है। जो कविता की जो संगति जैसे जिससे हम परिचित हैं वो इसमें नहीं मिलेगी ही नहीं। इन कविताओं में उसकी कुछ रूपरेखा ही ऐसे बन गई लिखते लिखते। सुबकते हुए ही उसने देखा था कि एक दीवार उसके सामने से हट गई थी और उसके पार वीरान सूनापन था। केवल एक पत्ता गिरा था और बार बार जेब में जाने वाला हाथ ही था। उसकी गोदी में अनपहचाना जानवर था, बल्कि पहचाना हुआ जानवर था जिसका नाम उसे स्मरण नहीं था। उसे मुश्किल नहीं लग रही थी। एक बाधा थी दिमाग में कुछ परिचित रेंगने की, अपने से अलग हटकर टूटती हुई किसी चीज़ की आवाज़ की। घर की कढ़ाई में चूहों के कूदने से होने वाली खड़खड़ की या किसकी, इसका पता नहीं था। डाक से आते हुए संदेश को सांस रोके हुए उसने देखा था कि आँखों में रोशनी ठोस हलचल में बदली हुई है और दीवार हटने के पार एक उड़ान भी है।
गवाह। पहाड़ियों के बीच एक 9 फुटा आदमी घूम रहा है। खाम खा का है ये, वैसे उस समय का 9 फुटा पता नहीं, ये इसका कोई तुक अब पढ़ते हुए लग नहीं रहा। पहाड़ियों के बीच एक 9 फुटा आदमी घूम रहा है। थोड़ी देर पहले उसने उड़ती हुई चील को पत्थर से मार गिराया था और अब कुदाली से दूध की नदी निकालने में लगा हुआ है। हरी घास के बीच एक छोटा सा कीड़ा फुदकता हुआ गौरैया के पास आ गया था। मृत्यु वहाँ नहीं थी, वहाँ केवल प्रतीक्षा थी। थकावट में जैसे शहर दिखाई देते हैं, वही कुछ था। हर चीज़ ऊँघती हुई आदि बाहर थी उस चीज़ से, और संपादक झुका हुआ प्रूफ पढ़ रहा था पैसों के लिए। और इस श्रृंखला की अंतिम कविता चरागाह। एक सफ़ेद घोड़ा दौड़ता हुआ नदी में कूदता है और एक सफ़ेद घोड़ा दौड़ता हुआ नदी में कूदता है और पानी की उछाल लेती झालर में छिप जाता है चरागाह और धोती सुखाते हुए आदमी का पाँव। जंगल जगह बदल रहा है, धीरे धीरे पाँव हट रहे हैं ज़मीन से। बंद मुंह से निकलती हुई आवाज़ में भाषा बन रही है। आहिस्ता से आदमी घर में घुस रहा है। नहीं, अभी नहीं बदलना है हमें। एक नारा फटे हुए झंडे के बीच में से सरक जाता है, बिना किसी गुल के, बिना डर के। फिर वही दृश्य है। घोड़े के पीछे से दिखता हुआ आदमी है। दृश्य नहीं है, आदमी है। अब प्रेम से खुले होठों में मक्खियों की कतार है। शब्द हैं जिसके लिए किसी को फिक्र नहीं है। पानी जगह बदल रहा है। धीरे धीरे शरीर धर्म भूलता जा रहा है। आपे में नहीं कोई और केवल एक सूंघ है जानवर के आसपास मंडराने की। जंगल में खोए हुए आदमी के लिए तलाशी लिए जाने की एक चरागाह और धोती में लिपटे 5 इंच लंबे पाँव में ठंड बस गई है। करीब करीब आप समझिए कविता के दौर का एक नमूना है। अभी इधर की कविताओं में से कुछ। एक के बाद एक अनुपस्थित होते दोस्तों के चेहरों का खोया हुआ एल्बम कोई बार बार खोले दे रहा था। इस उम्र में आके मेरे सच में करीबी दोस्त बहुत कम रह गए हैं, ना के बराबर। तो हर वह चीज़ शीर्षक है। एक के बाद एक अनुपस्थित होते दोस्तों के चेहरों का खोया हुआ एल्बम कोई बार बार खोले दे रहा था। एक बुजुर्ग जोड़ा बड़ी शालीनता से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पार्टी से बाहर चला गया था। संगीत सभा की समाप्ति के बाद अवसाद की नदी में तैरते हुए वह लक्ष्मण पई की पेंटिंग के सामने आ खड़ा हुआ था। सफ़ेद दर्द वाले कुछ साल जिंदगी का अध्याय बनकर जब चाहे उसे उदास किए दे रहे थे। सफ़ेद दर्द वाले कुछ साल जिंदगी का अध्याय बनकर जब चाहे उसे उदास किए दे रहे थे। जैसे अपने यहाँ कुछ फेंका नहीं जाता, रद्दी अखबारों तक को
उसकी ज़िंदगी में भी हर वह चीज़ बनी रही थी जो टूटने के बाद भी इस्तेमाल होती रह सकती थी। मालूम नहीं उस शाम उसने ऐसा क्या महसूस किया कि हवा सुगंधित होकर कपड़ों की सलवटों से बाहर चली गई थी और वह रेशम की गिरह बनकर रह गया था। एक जो संग्रह है मेरा आधा दिखता वह है आदमी, जिस कविता से ये लिया है मैंने शीर्षक, उस कविता का शीर्षक है देखना। ये उस क्रम की दूसरी कविता। एक बहुत लंबी सफ़ेद दीवार के पीछे से आधा दिखता वह आदमी अपनी उपस्थिति को बेपर्द कर रहा है। एक बहुत लंबी सफ़ेद दीवार के पीछे से आधा दिखता वह आदमी अपनी उपस्थिति को बेपर्द कर रहा है, सांझ की तांबई रोशनी में कठफोड़वे की बेधक गवाही के साथ। बालकनी से दिखता कपड़े प्रेस करता हुआ धोबी पत्ते की तरह हिलता है। कई छोटे बच्चे और आवारा कुत्ते मनकों की तरह यहाँ वहाँ बिखरे हैं, किसी फिल्म का एक चाक्षुष बिंब बनाते हुए। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले में एक खड्डी मौन खड़ी है, अपने परिवेश से कटकर। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते दो औरतें अपनी अपनी एनजीओ के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए सरकार को कोस रही है। हिमालय पर छोड़े गए टनों कबाड़ के इस ऐतिहासिक दौर में कई दिनों से उदास रहे एक पाठक ने सज्जाविहीन सादे कमरे में बैठकर कविता पुस्तक का पन्ना उंगली पर थूक लगाकर पलटा है। कुछ देर पहले तक वह किलों के परकोटों के साए में घूम रहा था, पीछे छूटी हुई जिंदगी को कोई तरतीब देने के लिए। दीवार के पीछे से आधा दिखता आदमी इस आश्चर्य को देख रहा है कि भीड़ कैसे प्रतीक्षा को भर देती है। दो और अच्छा, रंगदार मकान। अजनबी शहर में सुबह का वक्त था। बच्चे अपने बस्तों को पीठ पर लादे स्कूल जा रहे थे। अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। नहीं, शायद यह बहुत परिचित दृश्य था, बावजूद इसके कि साइकिलों की गति तेज हो गई थी, कि लोग जल्दी जल्दी चलने लगे थे, कि सिगरेटों का धुआं छल्लों में तब्दील होने लगा था, और ऐसे हजारों परिचित संदर्भ नए हो गए थे। तभी एक चमत्कार हुआ था। दूर एक 2 मंजिला मकान रंगदार दिखाई देने लगा, इंद्रधनुष के एक छोटे से टुकड़े से। इस दृश्य के नामालूम से बदलाव को केवल बच्चों ने देखा था और वे ठिठक गए थे। उनकी खुशी स्कूल की घंटी और प्रार्थना सभा की दुश्वार उपस्थिति से होती हुई उनके अपने मकानों को छू रही थी। इससे पहले कि कोई बुजुर्ग उन्हें डांटता, वह रंगदार मकान फिर से सफ़ेद हो गया था और उनके बस्ते पहले से भी भारी हो गए थे।
एक बहुत छोटी सी कविता है, संधान। धूप से उसकी ठोड़ी चमक रही थी, वह कबूतरों को उड़ते हुए देख रहा था। धूप से उसकी ठोड़ी चमक रही थी, वह कबूतरों को उड़ते हुए देख रहा था। एक मोटर तेज आवाज और धुआं उगलते हुए उसकी आंखों में जम गई थी। इस जमी हुई चीज में से उसने दोबारा कबूतरों को ढूंढना चाहा तो वहां उड़ान की कंपकपी ही बची थी। अब वह धूप से पूरा का पूरा चमक रहा था। यथार्थवाद। मैंने सिर्फ देखा था, मैंने सिर्फ देखा था। एक गंध कई गज के घेरे में बसी हुई है। तौलिया मुचड़ा हुआ है, चादर अपने स्थान से हटकर एक तरफ ज़्यादा लटक गई है। शिथिलता हवा को दबोचे है। क्या अभी अभी कोई कमरे से बाहर गया है? शायद मैंने तो सिर्फ देखा था। अधलिखी किताबें और पतझड़। बंद आंखों में घूमते अंधेरे सा पतझड़। सड़कों पर गिर रही हैं पत्तियां नीम की। कितना बोझ है अधलिखी किताबों की अनुभव यात्राओं का। सुनसान पगडंडियों को नापते नीले कदमों का। मित्र गोष्ठियों की तल्लीन आत्मीयता में दोहराए गए संस्मरणों का। कपाट को बंद कर देने से अंधेरा गहरा गया है। बिना विराग के दूर दूर तक होते इस खामोश पतन में उड़ती है रूखी लट कहीं पर। आखेटक के तीर की तरह छूकर चली गई है अजनबी हंसी। आर में खड़े होने से पेड़ का केवल शिखर रोजल हुआ है। इस नाम समझ इशारों में कितना कुछ चुप है। पत्तियां इन सब में से घुलकर उड़ती हैं और पतझड़ हम सब में से होकर। एक कविता और पढ़ते हैं। मैं असल में एक नहीं 2-3 छोटी कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। हाइकु लिखने की इच्छा कभी नहीं हुई। वो शब्द बंद, उसमें जो शब्द सीमा है और जो उसका डिसिप्लिन है उसको निभाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे लोग जापान में या अंग्रेज़ी वाले फिर भी कर लेते हैं उसको। हिंदी में तो संभव नहीं। जो मैंने देखा है वो बहुत खराब, अटपटा, अब बेहुदा है सारा। कोई अचानक कोई अच्छी बन जाए कविता तो बात अलग है। तो वो जो ये कविताएं हैं थोड़े शब्दों की हैं, पर ये हाइकू नहीं है, बिल्कुल कतई हाइकू नहीं है। सामीप्य। एक अदृश्य मुट्ठी से झर रही हैं पत्तियां, बिना छाल का वृक्ष। भाई यही इतनी छोटी छोटी कविता। सामीप्य। एक अदृश्य मुट्ठी से झड़ रही हैं पत्तियां, बिना छाल का वृक्ष। बरसात।
मेंढकों और काई पर उड़ती हुई तितली। That's all. बरसात, मेंढकों और काई पर उड़ती हुई तितली। मई जून, दर्पण की चौंध की तरह ठहर गई है दोपहरी। दर्पण की चौंध की तरह ठहर गई है दोपहरी। आमंत्रण, जहां बालू सूख जाती है, लेटा है वहीं एक चीता। तुम कभी आना मेरे मन में। और अंत में गपशप। आलूचों के भरे पेड़ पर उतरी थी तितलियां। धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ आज की शाम कम से कम यहाँ समाप्त होती है। शाम तो बाकी है, तो आपके पास करने को बहुत सारा कुछ होगा, सो करिए। पर अभी आप यहाँ आए प्रसाद के बावजूद, और आपने हमारे इन 4 कवि मित्रों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आते रहिए, औरों को भी बताते रहिए कि कविता कभी कभी भाषा को वहाँ ले जाती है जहाँ वो पहले न गई हो, और इसको अपने सामने घटते देखना एक रोमांचक अनुभव भी है, घटना भी है, और उसका साक्षी होना अच्छी बात है। आपको बहुत सारी विद्रूपताओं से ये बचा सकती है। धन्यवाद।